इजराइल गाजा युद्ध में गंभीर हुए हालात। युद्ध में अमेरिका की एंट्री, ईरान पर अमेरिका का जबरदस्त हमला, हिजबुल्लाह के अमेरिका को धमकी। चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे 35 मिनट तक धर्मनगरी में रहेंगे मौजूद। नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का किया उद्घाटन। भारत मंडपम में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ आयोजित। और आईपीएस प्रोबेशनर्स ने पासिंग आउट परेड में शाह पहुंचे। कहा आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए बिल जल्द पारित होंगे। प्रियंका गांधी हेमंत बिस्वा को चुनाव आयोग का नोटिस। शर्मा का अकबर को लेकर विवादित कमेंट। प्रियंका ने मोदी के लिफाफे पर सवाल उठाए। संजय सिंह की रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारी थी और आज खत्म हो रही कस्टडी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। विंध्य जनता पार्टी की सूची जारी हुई है और सूची जारी होते ही तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। सतना के बीजेपी नेताओं में तनाव का माहौल। सतीश सुखेजा से नाराज व्यापारियों को एक मौका मिला है। सत्ता के अधिकांश व्यापारियों में उत्साह देखने को मिला। हरिओम गुप्ता के लिए अब माहौल बनाएंगे। और आप सबसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि हम विंध्यवासियों के हक और अधिकार के लिए, हम विंध्यवासियों के बाल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए आप सबका भी एक छोटा राज्य बनेगा। राज्य का विकास होता है, छोटे राज्य बने, वो भी एक प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं। छोटे राज्यों का मैंने 5 राज्यों का जो छोटे राज्य हैं उनका भी दौरा किया, उनको भी देखा। जो नए राज्य बने 4, उनमें भी गया मैं, वहाँ भी जाके मिला, घूमा, देखा कि किस तरह विकास हुए हैं। आज पहली लिस्ट हमारी 25 सीट की है। 25 सीट हम आज आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आप सबसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि हम विंध्यवासियों के हक और अधिकार के लिए, हम विंध्यवासियों के बाल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए आप सबका भी एक छोटा राज्य बनेगा। राज्य का विकास होता है, जो छोटे राज्य बने, वो भी एक प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं। छोटे राज्यों का मैंने 5 राज्यों का जो छोटे राज्य हैं उनका भी दौरा किया, उनको भी देखा। जो नए राज्य बने 4। तो फिलहाल सूची जारी होते ही तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। सतना के बीजेपी नेताओं में तनाव का माहौल। सतीश सुखेजा से नाराज व्यापारियों को फिलहाल अब एक मौका मिला है और सतना के बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो सतना के अधिकांश व्यापारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिओम गुप्ता के लिए अब माहौल बनाने की भी कोशिश की जाएगी। बढ़ते आगे, इसी बीच मुरैना से आपको खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नामांकन भरा है। समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह कंसाना ने भी नामांकन भरा और बीजेपी ने ही विकास कराया है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, कांग्रेस के खाते में विकास की एक भी ईंट नहीं। दर्जा प्राप्त मंत्री सुमावली विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और रघुराज कंसाना मुरैना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो इस दौरान नामांकन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे नामांकन भरने के लिए और इस बीच नामांकन भरा।
बढ़ते आगे चुनावी मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री इंद्रजीत सिंह परमार से के न्यूज संवाददाता सुनील मालवीय ने खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बन चुका है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान शिक्षा मंत्री इंद्रजीत सिंह परमार और सुजालपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह परमार जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको टेनिस में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चुनावी बिगुल बच चुका है, मंत्री भी रह चुके हैं। हम लोग गए थे क्षेत्र में भी, तो जनता का भी रुझान रहा। जनता कह रहे हैं कि विकास किए हैं और कुछ विकास है वो चुनाव के बाद होंगे। किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, 2003 के बाद ही लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, उसके कारण आज गांव बदले हुए लगते हैं। यानी हमने सरकार की जो योजनाएं प्रारंभ की है, उसमें लोगों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से बदलाव लाने वाली योजना है और गाँवों के जीवन में बदलाव लाने योजना है, शहरों के जीवन में बदलाव लाने योजना है। और विशेष करके किसानों के लिए जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है और उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से तालाब और डैमों का निर्माण किया है, श्रृंखलाबद्ध डैम नदियों में बनाए हैं, उसके कारण से किसानों की आय भी बढ़ी है और किसानों को ये समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए काम करती है। पक्के घर बना देंगे एक साथ कि भाई 2024 तक हम इतने करोड़ घर देश में बनाएंगे। मध्य प्रदेश में जिसमें से हम 44 लाख घर बना चुके हैं। ये बहुत बड़ा उनका एक विजन है कि कष्ट जो दिखते हैं व्यक्तिगत जीवन में, वो मोदी जी ने देखने की शुरुआत की है। उज्ज्वला योजना में जो माँ बहनें हमारी जो रोटी बनाती थी, चूल्हे पर बनाती थी, आँख खराब हो जाती थी, धुएं से कई बीमारी होती थी, तो गैस के कनेक्शन देना एक जो विजन है लोगों के जीवन में बदलाव लाने का, इसके कारण से मोदी जी का कोई विकल्प आज देश में नहीं दिखता है। किसानों के बीच में विकल्प नहीं है, गरीबों के बीच में विकल्प नहीं है, व्यापारियों के बीच में विकल्प है, क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी जी जो करते हैं, ठोस निर्णय करते हैं और देश को विकास की गति भी देने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री इंद्रजीत सिंह परमार जी। इनका साफ तौर से कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, मोदी जी ने जो चिट्ठी लिखी है, वो विकास जनता को बता रहे हैं। और साफ तौर से इनका कहना ये भी है कि हम लगभग 10,000 मतों से सुजालपुर सीट निकाल रहे हैं और कालवेल भी निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील राव के साथ सुनील मालवी, कैन्स इंडिया, सुजालपुर। चलिए, तो फिलहाल जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की हर महीने होने वाली बैठक में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए कि वो बैठक के लिए आते नहीं और आते हैं तो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। और इससे नई दिल्ली क्षेत्र में नीतिगत मामले प्रभावित हो रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन वीडियो की बात करें तो केजरीवाल के कार्यालय ने आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन को आपने कहा था कंट्रोल कर देंगे, पंजाब में आपकी सरकार आ जाएगी, तो आपने एक मिनट आपने कहा एजेंडा हो जाएगा। दिल्ली के एजेंडे से ज्यादा दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली के पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ती जा रही है। पंजाब में जहां आपने कहा था वो आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी है अरविंद केजरीवाल जी। जिस रिपोर्ट में पंजाब में 560 पराली जलाने के मामले आए हैं। केजरीवाल जी, दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन को आपने कहा था कंट्रोल कर देंगे, पंजाब में आपकी सरकार आ जाएगी, तो आपने एक मिनट आपने कहा एजेंडा हो जाएगा, दिल्ली के एजेंडे से। और सीधे रुख करते हैं चित्रकूट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट का गठन किया। जहां कहीं भी विपदा आती थी, पूज्य गुरुदेव उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। भूकंप हो, बाढ़ हो, सूखे से ग्रस्त इलाकों में उनके प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से कितने ही गरीबों को नया जीवन मिला। यही हमारे देश की विशेषता है, जो स्व से ऊपर उठकर समष्टि के लिए समर्पित रहने वाले महात्माओं को जन्म देती है।
मेरे परिवारजनों, संतों का स्वभाव होता है कि जो उनका संग पाता है, उनका मार्गदर्शन पाता है, वो खुद संत बन जाता है। अरविंद भाई का पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अरविंद जी वेशभूषा से भले ही एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, सामान्य से व्यक्ति दिखते थे, लेकिन भीतर से उनका जीवन एक तपे हुए संत की तरह था। पूज्य रणछोड़ दास जी की अरविंद भाई से बिहार में आए भीषण अकाल के दौरान मुलाकात हुई। संत के संकल्प और सेवा की सामर्थ्य कैसे इस संगम के उससे सिद्धि के कैसे कई आयाम स्थापित हुए, ये आज हमारे सामने है। आज जब हम अरविंद भाई की जन्म शताब्दी मना रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करें। उन्होंने जो भी जिम्मेदारी उठाई उसे 100% निष्ठा से पूरा किया। उन्होंने इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया, मफतलाल ग्रुप को एक नई ऊंचाई दी। ये अरविंद भाई ही थे जिन्होंने देश का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया था। आज देश की अर्थव्यवस्था में और सामान्य मानवी के जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली कई कंपनियों की नींव में उन्हीं की दृष्टि, उन्हीं की सोच, उन्हीं का परिश्रम है। यहां तक कि कृषि के क्षेत्र में भी उनके काम की काफी सराहना होती है। भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पर उनके काम को लोग आज भी याद करते हैं। चलिए, तो चित्रकूट पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए और इकोनॉमी का भी जिक्र किया। बढ़ते आगे, भिलाई से अहम खबर आपको बता दें। दुर्ग के 6 सीटों की बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन है और रैली में जाकर अपना नामांकन करेंगे दाखिल। वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने संबोधित किया। गज मंडी प्रांगण में एक आम सभा को संबोधित किया गया। तो दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने नामांकन भरा है। भिलाई से आपको खबर बता रहे हैं। दुर्ग के 6 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं और रैली में जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बढ़ते आगे, महासमुंद कांग्रेस में टिकट वितरण में बड़ी फेरबदल के बाद अब बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, ताजा मामला महासमुंद से सामने आ रहा है और महासमुंद कांग्रेस में टिकट की दावेदारी करने वाली कांग्रेस की नगरपालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने अपना नामांकन खरीदा है और उन्होंने अपना नामांकन कांग्रेस या निर्दलीय पार्टी से नहीं बल्कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की पार्टी से खरीदा है। और राशि त्रिभुवन के नामांकन खरीदने के बाद अब कांग्रेस में बगावत के सुर दिखाई देने पड़े हैं। हमारे संवाददाता ने राशि महिलांग से खास बातचीत की, सुनिए जरा। नामांकन दिया है माध्यम से, लेकिन यही है, कहते हैं ना कि ऐसा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। एक्चुअली जिस उद्देश्य को लेकर के जिस सोच आगे बढ़ी थी, मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूंगी, पर शायद टिकट तो एक को देना होता है, वो हो चुका है।
लेकिन इसके बाद जो उम्मीदें मुझसे मेरे जनता और मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले, मेरे कार्यकर्ता रखते हैं, उसमें मैं शायद खरी नहीं उतर पाई और उनको समझाना और उनको शांत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया है, जिससे हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं खुद काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हैं कि हम करें तो करें क्या। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनके साथ मिल करके हम अभी भी हमारा उनसे चर्चा चल ही रहा है और हमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते आगे आपको बता दें, अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के बाद विधायक रहे अनूप नाग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनावी मैदान में उतर गए, जिनसे हमारे संवाददाता रितेश शुक्ला ने खास बातचीत की। साथ अनूप नाग मौजूद है। नाग जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। नाग जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप कांग्रेस पार्टी से सिटिंग एमएलए रहे हैं, तो ऐसे कौन से विकास कार्य आपने किए जिन मुद्दों को लेकर अब आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? मैं 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक क्षेत्र में जाकर हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, गांव में जो वास्तव में विकास होनी चाहिए थी, जो 15 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, ऐसे समस्याओं का मैंने ईमानदारी से दूर करने का प्रयास किया और बड़े फख्र से कहता भी ये 15 साल के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, 20 साल में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी तुलना में मैंने ये 5 साल हर क्षेत्र, हर गांव में ऐसा कोई गांव ही नहीं बचा जिसमें मेरे द्वारा प्रयास किए गए कार्यों का देखने को नहीं मिला। देखा, अंतागढ़ से विधायक प्रत्याशी अनूप नाग ने हमसे बताया कि उनका मुकाबला ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी से है, बल्कि क्षेत्र की जनता जो कि उनको अपार प्यार कर देगी और उनको भारी मतों से जीत दिलाएगी। कैमरा पर्सन राज के साथ रितेश शुक्ला, के न्यूज़ इंडिया। बाजार नगर पालिका क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई। पुरानी मंडी रोड पर 2 साल से बन रही नया व्यावसायिक परिसर जो लगभग पूर्ण हो गई थी और व्यापारी लोग का आवंटन भी किया जा रहा था और करते जा रहे थे, मगर इसमें एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है कि आज व्यावसायिक परिसर की दीवार गिर गई और अनुमान ये है कि पूरी गुणवत्ता ही व्यावसायिक परिसर बनाया गया था गुणवत्ता के हिसाब से, क्योंकि जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं जिनका अंदाजा लोगों ने पहले ही लगा लिया था। व्यावसायिक परिसर गुणवत्ता विहीन पाया गया, जिसमें पानी तक तराई नहीं किया गया, दीवारों की तराई नहीं हुई, सीमेंट की कमी के चलते मटेरियल साफ तौर पर कम दिखाई दे रहा है और कल शाम को भी लोगों को पता हो गया था कि दीवार कभी भी गिर सकती है। आज सुबह दीवार गिर गई। खबर दुमका से है, जहां हंसडीहा आदिवासी छात्र हत्याकांड को लेकर गुरुवार को कुरमाहट हटिया परिसर में आहूत आदिवासी महापंचायत में संताल परगना के विभिन्न जिलों के अलावा धनबाद, गिरिडीह और बांका बिहार से बड़ी संख्या में आदिवासियों का महाजुटान हुआ और महापंचायत की शुरुआत मृतक छात्र के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि देकर हुई। महापंचायत में पहुंचे आदिवासियों ने एक स्वर में घटना पर विरोध जताते हुए अब तक की पुलिस कार्रवाई को सिर्फ लीपापोती बताया है। और इसी बीच कोटा से आपको खबर बता दें, कोटा से अहम खबर सामने आ रही है। ट्रेन में पकड़ा गया करोड़ों का सोना और नकदी। 6 करोड़ का सोना और 26 लाख कैश बरामद किया गया। तेजस राजधानी ट्रेन से ये सोना और कैश बरामद किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आयकर विभाग की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। ज्वेलरी और बिस्किट के रूप में ले जाया जा रहा था। तो सोना और कैश की बरामदगी, फिलहाल इस मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
तो आयकर विभाग की टीमें पूछताछ में लगी हुई हैं। ज्वेलरी और बिस्किट के रूप में ये आरोपी ये सोना लेकर जा रहे थे। कैश और सोना फिलहाल बरामद किया गया है और पूछताछ जारी है। 6 करोड़ का सोना और 26 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। तेजस राजधानी ट्रेन से ये सोना और कैश बरामद किया गया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। पूछताछ जारी है। और इसी बीच लक्ष्मणगढ़ से आपको खबर बता दें, गोविंद सिंह टोडासरा के आवास पर ईडी की कार्रवाई और विरोध में तेजस्विना ने लक्ष्मणगढ़ बंद कर दिया है। बंदी के आह्वान के बाद लक्ष्मणगढ़ बंद रहा। फुले ब्रिगेड और अन्य संगठनों ने समर्थन भी दिया है। तो इस बंद का आह्वान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंदी। फूले ब्रिगेड सहित अन्य संगठनों ने समर्थन किया है। बढ़ते आगे, खबर जयपुर से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। जयपुर में जालूपुरा स्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके जानकारी साझा की। बेनीवाल ने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर हम तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और तमाम सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस को करारा जवाब देंगे। का खबर भागलपुर से है, जहां छुट्टी में घर आए सीआईएसएफ जवान बालकृष्ण कुमार को गोपालपुर थाना के चौकीदार ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली जवान के जबड़े में लगी और जवान अपने ससुराल से पत्नी की विदाई कराकर घर वापस लौट रहा था। गांव के ही पेशे से चौकीदार ने सीआईएसएफ के जवान पर गोली चला दी और घटना को अंजाम देने के बाद चौकीदार मौके से फरार हो गया। जख्मी जवान को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जबड़े में गोली लगने की बात कही और ये सुनकर परिजन मरीज को लेकर एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसके जबड़े से ऑपरेशन की कर गोली को निकाला गया। जवान की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। शाम में जो है मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद हम सब जब गए अस्पताल जाने के बाद जो है पट्टी उट्टी करवाए, थाना गए। थाना से जो है ना ये पुलिस सब बोला कि जाओ तुम पहले जो है डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है पट्टी उट्टी करवाने के बाद जो है वहाँ पर जो है ना ये आलोक कुमार जो कि गोपालपुर थाना का चौकीदार है, वो उर्फ संतोष कुमार, मुख्य ये पुलिस के सामने में जो है ना वो धमकी दिया कि आज चलो तुम्हारा जो है ना मर्डर होगा। फिर जाके 1:30-2 बजे रात में जब हम सब घर आए तो 3-4 गोली फायरिंग हुआ। उसमें से जो कि एक गोली लगा मेरे भाई को। हमें भी सुनने में आया है, हमें भी आप लोगों के माध्यम से सुनने में आया कि गोलीबारी हुई है। थानेदार से मेरी बात हुई है, अब तक थाना वो लिख के नहीं दे रहा है। उसके परिजन थे, उससे हमारी कल बात हुई थी। हमने कहा आप लिख के दीजिए, जिनके खिलाफ लिख के देना खिलाफ लिख के दीजिए, बजाते उसकी जांच होगी। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा उसे हम जेल भेजेंगे, चाहे वो कोई क्यों नहीं, चाहे पुलिस का आदमी क्यों नहीं, जेल भेजेंगे साक्ष्य मिलने पर। बिहार थाना क्षेत्र इलाके के टेलीफोन एक्सचेंज के पास मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई और जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जख्मी हालत में चोरों को इलाज के लिए बिहार शरीफ अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बीएसएनएल में काम करने वाले विजय सिन्हा और प्रमिला देवी सरकारी क्वार्टर में आमने सामने रहते हैं। फिलहाल इस घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई है।
बढ़ते आगे, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के राज्य सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम चरण में चल रही हैं और इस सिलसिले में औरंगाबाद के कर्मा रोड स्थित चित्रगुप्त सभागार में आयोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। बैठक के दौरान राज्य सम्मेलन में आने वाले अतिथियों के आवासन, स्वागत और व्यवस्था को लेकर विभिन्न जिम्मेदारी के निर्वहन तय किए गए और राज्य सम्मेलन के संयोजक कमल किशोर ने बताया कि सम्मेलन पहली बार औरंगाबाद जिला मुख्यालय में आगामी 28 अक्टूबर को नगर भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, पटना और राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पत्रकार भी शामिल होंगे। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन से संबद्ध बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का राज्य सम्मेलन औरंगाबाद में 28 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में दिल्ली, पटना के कई वरिष्ठ पत्रकार हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा बिहार के सभी जिलों से पत्रकार इस राज्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए औरंगाबाद पहुंच रहे हैं और 27 अक्टूबर से ही विभिन्न जिलों से और दिल्ली से, पटना से पत्रकारों का औरंगाबाद पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसका आयोजन नगर भवन में किया गया है और इसको लेकर के व्यापक तैयारी की गई है। जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए हैं, बैनर, पोस्टर वगैरह भी सब जगह लगाया जा रहा है और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से पत्रकारों की जो समस्याएं हैं और पत्रकारों से जुड़े जो सवाल हैं उनको मुख्य रूप से रेखांकित किया जाएगा। उस पर गहन चिंतन, मंथन और विचार विमर्श होगा और बिहार में कैसे पत्रकारिता के स्तर को बेहतर बनाया जाए, इसके स्तर को ऊपर उठाया जाए, इस पर भी हम लोग मिलजुल कर आपस में चर्चा करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। रुख हरियाणा का, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अब शव गृह में रखे जाने वाले मुर्दों से 6 गुना अधिक राशि वसूल करेगा। अतिरिक्त वसूली की जाने वाली नई राशि के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इसे अभी सरकारी अस्पतालों में पोस्टमार्टम हाउस में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। फतेहाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर सपना चौधरी ने बताया कि पहले पोस्टमार्टम के बाद किसी मुर्दे को यदि पोस्टमार्टम हाउस में किसी कारण से रखा जाता था तो उसके लिए 50 रुपये शुल्क प्रतिदिन लिया जाता था, लेकिन नए नोटिफिकेशन के तहत अब इस राशि को बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। यानी पोस्टमार्टम के बाद शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखना पड़े तो इसके लिए सीधे तौर पर अब 6 गुना अधिक रुपए संबंधित मुर्दे के परिवार को लगाने होंगे। हालांकि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पहले की तरह फ्री ही रखी गई है, साथ ही लावारिस जो लाशें हैं उनको रखने का कोई शुल्क नहीं है। जो भी रिवाइज्ड रेट्स अभी लागू किए गए हैं सिविल हॉस्पिटल में, जैसे कि मॉर्चरी के रिगार्डिंग जो रेट्स फिक्स किए गए हैं वो एज़ पर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस के हिसाब से चेंजेस उसमें किए गए हैं। जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ आती हैं या फिर जो अननोन बॉडीज़ हैं उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर कोई ऑन रिक्वेस्ट कोई प्राइवेट पार्टी अपनी किसी डेड बॉडी को रखवाना चाहती हैं फ्रीज़र में, तो उसके लिए एज़ पर गवर्नमेंट रेट्स 300 रुपीज़ पर डे के चार्जेस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और जो बाकी जो रेट्स हैं जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन के या ड्राइविंग लाइसेंस के जो हैं वो एज़ पर नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की है उसके हिसाब से चेंजेस किए गए हैं। एक्साइज विभाग और बरियार पुलिस ने गुरदासपुर की वेन्यू गाड़ी नंबर PB6 AYE 3326 से हिमाचल और पंजाब ब्रांड की 25 पैक शराब बरामद की गई और इस संबंध में एक्साइज विभाग के अधिकारी ने बताया कि सुरेंद्र सिंह कालो एक्साइज इंस्पेक्टर गुरदासपुर ने एक्साइज और बरियार चौकी दीनानगर पुलिस स्टेशन और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर राजिंदर सिंह कालू को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन से बहुत सारी शराब भी बरामद की गई, जिसमें 288 बोतल शराब पंजाब की बताई जा रही है और सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता नजर आ रहा है और इसलिए इसके खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट और अन्य कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुरेंद्र सिंह कालो एक्साइज इंस्पेक्टर
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਰਿਆਰ ਚੌਂਕੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB06 AX 3326 ਵੈਨਿਊ ਇਹ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲਿਆਸ ਕਾਲੂ ਭਟੋਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। बढ़ते आगे, इस साल की तरह हर साल की तरह इस साल भी मोगा ज़िले के गांव सलहीना में शहीद बाबालाल सिंह घोसा की याद में जोड़ मेले का आयोजन शुरू हुआ और इस जोड़ मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरु घर में नतमस्तक हुए। वहीं गुरु घर में माथा टेकने और गुरु घर में आशीर्वाद लेने के बाद पंजाब की खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया विशेष तौर पर पहुंचे और इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने कहा कि पराली को आग लगाने के मामले में इस साल पंजाब में 53% कम हुआ है। केंद्र सरकार पंजाब को ही दोषी मान रहा है और जबकि दूसरे राज्य हरियाणा आदि में सभी जो मामले हैं वो ज़्यादा हैं और पंजाब के किसानों को इस बार काफ़ी जागरूक किया गया। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਾਵਰੂਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 53% ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। बढ़ते आगे, चुनावों में वोट डालना हमारा मौलिक अधिकार है जिसे हम एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं और इसको लेकर मोगा में इलेक्शन कमीशन की हिदायतों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए वोटर जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई मोगा के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने साइकिल रैली को हरी झंडी देकर की और इस मौके पर सामाजिक संस्थाओं के अलावा स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। आम नागरिकों को जागरूक किया गया और नए वोटर को अपनी वोट अपना बनवाने और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। हमको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी सरकार चुन सकें और इस मौके पर आम लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਓ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 17, 18, 19 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਏ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਯੰਗ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7-8 ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
रुक करते हैं अगली खबर का। यमुनानगर में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की अगुवाई में जिला कष्ट निवारक समिति का आयोजन किया गया। बैठक में 18 शिकायतों को सुना गया और इनमें से 5 को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। आईटीबीपी के जवान की भी फरियाद यहां पर पहुंची और प्रदेश में समय समय पर कष्ट निवारण समिति की बैठकें होती हैं ताकि मंत्रियों के सामने फरियादी अपनी बात रख सकें और उनका तुरंत समाधान हो सके। इसी कड़ी में यमुनानगर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और 18 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 13 का मौके पर ही निपटारण किया गया और बैठक में नगर निगम, बिजली, परिवहन से जुड़ी कई शिकायतें आई। लेकिन बैठक में आईटीबीपी का जवान भी फरियादी बनकर पहुंचा। वर्दी डाले अनिल कुमार पड़ोसी के बाथरूम के गड्ढे को लेकर मंत्री कमलेश ढांडा के सामने अपनी बात को रखे। आज जिला यमुनानगर की कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, उसमें 18 शिकायतें आई और 18 में से 5 पेंडिंग रखी हैं, बाकी का मौके पर समाधान हो गया है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोप पहले ही सिद्ध हो चुका था और आज सजा का ऐलान होना था। फिलहाल जो बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। तो सजा का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर सामने आ रही है, 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। और हत्या के प्रयास को लेकर आरोप पहले ही आरोपित थे। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और आज सजा का ऐलान होना था। फैसला सामने आ चुका है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के प्रयास मामले में यह सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई। 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। कल दोषी करार देते हुए यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फिलहाल आज इस फैसले को लेकर 10 साल सजा का यह फैसला सुनाया गया है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई। कल दोषी करार दिया गया था और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 2010 में करंडा थाना में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो कल भी ये फैसला सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अब आज ये फैसला सामने आ रहा है। 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। हत्या के प्रयास को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ये फैसला सुनाया है। गाजीपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। तो 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 2010 का ये मामला और इसको लेकर अब ये फैसला सामने आ रहा है एमपी एमएलए कोर्ट का। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो 2010 का ये मामला है जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ और इसको लेकर कल कोर्ट ने दोषी करार दिया था, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था
और अब ये फैसला एमपी एमएलए कोर्ट का सामने आया है। 10 साल की सजा सुनाई गई है और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बढ़ते आगे, अयोध्या दौरे पर कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य मंडलीय कार्यशाला और समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान संबंधित मंडल के सभी अधिकारी भी इस बीच मौजूद रहेंगे। अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी फिलहाल इस दौरे के दौरान अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अयोध्या दौरे पर हैं कल डिप्टी सीएम। समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। मंडलीय कार्यशाला की इस समीक्षा बैठक में हिस्सेदारी होगी संबंधित मंडल और अवध विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद के सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद के बेटों से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर है। हटवा गांव में पुलिस की पैनी नजर है। गांव में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया इकाइयों को अलर्ट किया गया है। अजहम और अहजम और अबान से मिलने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर। 9 अक्टूबर को बाल सुधार गृह से रिहा हुए दोनों बेटों पर यह नजर रखी जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है और इसके बाद से बाल सुधार गृह में ही दोनों बेटे थे और फेस टाइम ऐप पर आईडी बनाने का भी आरोप लगाया गया है। फेस टाइम ऐप के जरिए अतीक, अशरफ और जो शूटर्स इसमें शामिल थे उनसे बातचीत होती थी। प्रयागराज से ये खबर सामने आ रही है। अगली खबर प्रयागराज से ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। वजूखाने का एएसआई सर्वे की मांग का मामला। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित वजूखाने का ये मामला सामने आ रहा है। हिंदू पक्ष हाईकोर्ट में अब याचिका दाखिल करेगा। जिला जज वाराणसी के इस फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। अगले सप्ताह राखी सिंह ये याचिका दाखिल करेंगी। तो वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें और साथ ही हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें सामने आ रही है। हालांकि अब इसको लेकर एक याचिका दाखिल की जाएगी। जिला जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ ये याचिका दाखिल होगी। तो अगले सप्ताह ये याचिका दाखिल की जाएगी। राखी सिंह इस याचिका को दाखिल करेंगी। प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई अहम खबर। तो एएसआई सर्वे की मांग का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वजूखाने के एएसआई सर्वे का मामला ज्ञानव्यापी परिसर स्थित वजूखाने का ये मामला है। हिंदू पक्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से हम खबर। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के आवेदन लिए गए। 26 दिसंबर से दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा। विश्वविद्यालय के राधा कमल सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के साथ कई अधिकारी भी इस बीच मौजूद रहेंगे और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तबादलों पर भी रोक लगाई गई है। 5 जनवरी तक डीएम, एसडीएम, एसडीएम और एएसडीएम के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। परिस्थिति में आयोग की अनुमति विशेष परिस्थितियों में लेनी बेहद जरूरी होगी। तो 2 और 3 दिसंबर को यह विशेष महाअभियान चलाया जाएगा।
बढ़ते आगे, इस बीच प्रयागराज से आपको खबर बता दें, जिला अधिवक्ता संघ के वार्षिक चुनाव अध्यक्ष, मंत्री, 8 पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों का मतदान होना है और 10 सदस्यों के लिए 5,931 मतदान करेंगे और 122 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो फिलहाल चुनाव और 10 सदस्यों के लिए ये चुनाव होगा, 122 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। प्रयागराज से अहम खबर, जिला अधिवक्ता संघ के वार्षिक चुनाव की गहमागहमी देखने को मिल रही है। अध्यक्ष, मंत्री और 8 पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों के ये मतदान है। 10 सदस्यों के लिए 5,931 मतदान करेंगे, 122 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रयागराज से अहम खबर, मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। घर में घुसे दबंगों ने महिला को जमकर पीटा। महिला के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दबंग ने घायल कर दिया और मौके से फरार। गांव के पूरन और राजविंदर पर पीटने का आरोप लगा है। दबंगों से साठगांठ कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और 4 दिन बाद एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आगवानपुर गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। एक दबंग ने महिला की जमकर पिटाई की, तो पुलिस से मिली भगत का भी आरोप। एसएसपी से न्याय की गुहार। घर पर मैं 24 तारीख में अकेली थी और पड़ोसी राजू और पूरन सिंह आकर मुझे गाली गलौज करने लगे और मारपीट करी। लोहे की राड मेरे सिर में मारी और मेरे गुम चोट भी आई है। किला परीक्षितगढ़ में मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, कोई वहाँ सुनवाई नहीं हुई है मेरी। अच्छा, आज यहाँ कप्तान के यहाँ क्या है, कप्तान के मेडिकल भी आया, हमें मेडिकल नहीं मिला। अच्छा, हाँ जी। आप साहब से मिले थे, क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा थाने में फिर जाओ। बढ़ते आगे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अब्बू असीम मिलने के लिए पहुंचे और खासतौर पर मध्य प्रदेश के इलेक्शन की बात की जाए तो अखिलेश और कांग्रेस के साथ में जो इंडिया अलायंस है और इसकी मजबूती के साथ अपना त्याग करके भी हम इस देश के संविधान मिटाने वालों के खिलाफ, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब जो बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये इंडिया अलायंस बनाया गया है। कांग्रेस का रवैया कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो असेंबली में हमको अलायंस नहीं करना है और अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं ज्वाइन करने में, वो आपको 30 तारीख को बताऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ ज्वाइन करने लोग बड़े लोग महाराष्ट्रियन लोग हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे महाराष्ट्र में। उनके लिए 30 तारीख को ज्वाइन करने के लिए बात करने आया था। मैंने उनसे कहा फिर भी अखिलेश भाई आप बात कीजिए। हमने खास तौर से मध्य प्रदेश के इलेक्शन की बात किया है और अखिलेश जी बिल्कुल कांग्रेस के साथ में, यानी जो हमारा इंडिया अलायंस है उसको मजबूती के साथ अपना सब कुछ कमजोर करके, अपना त्याग कुछ करके भी तैयार है कि हम इस देश के संविधान को मिटाने वालों के खिलाफ, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब जो बर्बाद कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को, उनके खिलाफ हम लोग जो है ना एक साथ हमने बनाया है ये इंडिया अलायंस। मैं कांग्रेस का रवैया कुछ थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है। कांग्रेस को बता दें सीधा कि भाई इनको असेंबली में नहीं करना है अलायंस, असेंबली में मनमानी कर रहा है, हम भी अपनी पार्टी बनाए वहाँ पे, या पार्लियामेंट में करना है या नहीं करना है। सीधे रुख करते हैं चित्रकूट का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच पहुंचे हैं और जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात भी तय थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। संतत्व की जहां तक परिभाषा है, आपको जानकर अच्छा लगेगा। संत वो जगत गुरु वो होता है तो तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखता है, गीता जी, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। आपके स्नेह से मित्र, मैंने 1998 में ही तीनों पर भाष्य लिख लिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र
यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका लोकार्पण किया था। मैं जगत गुरुत्व की पूर्ण योग्यता मैंने प्राप्त की और आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा जगत गुरु नहीं है जिसने तीनों पर भाष्य लिखा हो। ये आपको बताकर मुझे अच्छा लगे कि मैं अपनी बिरुदावली नहीं कर रहा हूं, पर आपको लगना चाहिए कि बंद आंखों से भी कितना काम किया जा सकता है। मित्र, मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी। जिन 3 पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, यद्यपि एक पुस्तक और थी पर मैंने पीएमओ को सूचित नहीं किया था, उसका नहीं। जिन 3 पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं मित्राज, उनमें से प्रथम पुस्तक है पाणिनि अष्टाध्यायी पर वृत्तित्रयी। पाणिनि अष्टाध्यायी का मूल केवल 25 पृष्ठों में है। उस पर मैंने 3 वृत्तियां लिखी। उसका कलेवर है 9000 पृष्ठ। और मित्र सोचो, मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। मित्र, दूसरी पुस्तक मेरी है श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। राष्ट्रलीला तो सभी जानते हैं भगवान की, राष्ट्रलीला कोई जानता नहीं। एक अफवाह लोगों ने फैलाई कि श्री कृष्ण के परिवार ने मदिरा पान किया, उच्छृंखल हो गया। सारे विषयों को मैंने खंडन लिखा उसमें, जिसका लोकार्पण आप करने जा रहे हैं, श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। और तृतीय ग्रंथ है मेरा, जो आज के समय में सबसे बड़ा संस्कृत का महाकाव्य है। उसका नाम है श्री रामानंदाचार्य चरितम। 27 सर्गों का यह महाकाव्य है, उसकी हिंदी भी है। इन 3 ग्रंथों का आज आप लोकार्पण करेंगे। यही मेरा सारस्वत सम्मान है और सबसे बड़ा सम्मान है। मेरी कल्पना में या मेरी भावना में यह है कि मेरे सामने दो लोग हों, भगवान राम और भारत माता। तो मोदी जी, पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान को। एक वाक्य और बोलकर मैं दूंगा समय। मैं देख रहा हूं समय हो रहा है। भारत क्या है लोग समझ नहीं पाए। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। भ माने भगवान, आ माने आदर और र माने रत, प्रेम। जिस देश पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी है, उसको कहते हैं भारत। भरतानाम भक्ति ही भारतम। 3 भरतों के भजन भक्ति का जो आश्रय है, ऋषभ पुत्र भरत, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत और दशरथ कैकेयी पुत्र भरत, इन तीनों का जहां आदर है, उस देश का नाम है भारत। उसी भारत को हम अब 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी 5वीं अर्थव्यवस्था से बन गया। हम बहुत जल्दी 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को देखने जा रहे हैं और यह श्रेय मेरे मित्र को जाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को आप देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि 3 ग्रंथों का विमोचन किया जाएगा इस बीच, और साथ ही भारत प्रेम को भी दर्शाते हुए नजर आए। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।